discuss. Good evening, everyone. Hope you all are doing good. Is audio clear for all? Audio clear है सबके लिए? Clear है. So audio is clear. So from today we'll be starting with a new topic. आज से नया topic start कर रहे हैं. Building material and construction. Targeting your SSC JEE exam. तो फोकस आपका SSC JEE होगा. उसी के हिसाब से पूरी डिस्कशन भी करेंगे. सो विल ट्राई टू कवर ईच एंड एवरी एस्पेक्ट. कोशिश करेंगे सारे एस्पेक्ट ही कवर हो जाए. इसके पैरेलल आपकी पैरेलल टू दिस आपके YouTube के ऊपर क्लास भी चल रही है PYQ की. तो मोस्ट प्रोबेबली आज से BMC स्टार्ट भी हो जाएगा वहाँ पे. आज सॉम खत्म होगा, तो सॉम खत्म होते ही BMC स्टार्ट हो जाएगी. तो BMC विल स्टार्ट. सो पैरेलली आप उसको भी लगा सकते हैं. यहाँ पे आपका थ्योरी चलता रहेगा, वहाँ पे प्रॉब्लम्स भी चलते रहेंगे. मोर ओवर देयर ऑल्सो विल बी कवरिंग द प्रॉब्लम्स ऑल्सो. यहाँ पर भी कवर करेंगे. बट अगर और प्रैक्टिस प्रॉब्लम चाहिए तो आप PYQ वाला सेशन लगा सकते हैं. यू कैन गो फॉर PYQ सेशन. So we'll start with the discussion. Start करते हैं discussion. So we'll be starting with the first point of discussion. तो first point of discussion है हमारा we'll be talking about building material in construction. कहने का मतलब है हम उन building materials की बात करेंगे जो construction work में use होते हैं. So we'll be talking about those building materials which are being used for the construction work. Now some of these building material will be natural, some of the building materials will be artificial. कुछ building material इसमें से natural होंगे, कुछ building material artificial भी होंगे. artificial मतलब उनको हमने बनाया है. It is being produced by us. क्यों बनाया गया उसका रीजन भी obvious है. जो भी natural building material है, whatever natural building materials are there, जरूरी नहीं है उनके अंदर वो प्रॉपर्टी अवेलेबल हो जो हमें चाहिए. इट इज नॉट नेसेसरी कि जो प्रॉपर्टी की रिक्वायरमेंट है एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर के अंदर वो प्रॉपर्टी हमारे नेचुरल बिल्डिंग मटेरियल में हो. तो अगर ऐसा नहीं हुआ हम उसी को थोड़ा बहुत मॉडिफाई करके अपना आर्टिफिशियल बिल्डिंग मटेरियल बना देते हैं. और ऐसे खूब सारे एग्जांपल बीच में मिलेंगे. मैं इस पॉइंट को हाईलाइट भी करता रहूंगा जब तक पूरा सब्जेक्ट खत्म नहीं होगा. जैसे एग्जांपल सीमेंट और लाइम. इसमें से एक नेचुरल बिल्डिंग मटेरियल है, एक आर्टिफिशियल बिल्डिंग मटेरियल है. तो लाइम इज अ नेचुरल बिल्डिंग मटेरियल. काम क्या होता है? बाइंडिंग इम्पार्ट करना. तो हमारे कंस्ट्रक्शन वर्क में बाइंडिंग इम्पार्ट करने के लिए हम लाइम को यूज कर लेते हैं. यही काम सीमेंट भी करता है. तो सेम काम करने वाले दो कंपाउंड भैया, तो दोनों को क्यों नहीं यूज करते? या एक दो थे तो एक को यूज कर लो. रीजन भी लाइम हमारी नेचुरल बिल्डिंग मटेरियल थी, पहले के टाइम पे यूज करते थे. कुछ ड्रॉबैक्स है, उसको ओवरकम किया हमने और सीमेंट बना लिया. आज के टाइम पे हम सीमेंट यूज करते हैं. तो जितने भी पुराने स्ट्रक्चर्स देखोगे आप सीमेंट के इंट्रोडक्शन से पहले, सीमेंट ज्यादा पुराना भी नहीं है 100 साल ही हुए उसको, तो ज्यादा पुराना मटेरियल भी नहीं है. तो सीमेंट से पहले जहां पर भी बाइंडिंग की रिक्वायरमेंट होती है हम किसको यूज कर लेते हैं? लाइम को. तो एक नेचुरल हो गया, एक आर्टिफिशियल हो गया. ऐसे आपको और भी बहुत सारे एग्जांपल मिलेंगे. जैसे ब्रिक है, स्टोन है, लाइक ब्रिक एंड स्टोन. तो जो काम स्टोन करता है वही काम ब्रिक करके देती है, पर ब्रिक आर्टिफिशियल है, स्टोन हमारा नेचुरल है. जैसे टिम्बर और स्टील. टिम्बर हमारा नेचुरल बिल्डिंग मटेरियल है, स्टील हमारा आर्टिफिशियल बिल्डिंग मटेरियल है. जो काम टिम्बर से करवाते थे पहले हम वही काम स्टील से करवाते हैं. तो कहने का मतलब है बेसिक प्रॉपर्टी वही रखते हैं, थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशन करते हैं अपनी जरूरत के हिसाब से, एज पर अवर सिचुएशन. सो विल बी टॉकिंग अबाउट डिफरेंट टाइप्स ऑफ बिल्डिंग मटेरियल व्हिच इज बीइंग यूज्ड फॉर कंस्ट्रक्शन वर्क. अगर एक थोड़ा आइडिया दूं कौन कौन से मटेरियल्स की बात करेंगे, विल बी टॉकिंग अबाउट व्हिच टाइप ऑफ मटेरियल्स. हम बात करेंगे सीमेंट की. विल बी टॉकिंग अबाउट सीमेंट. आज पहला लेक्चर है भी सीमेंट के ऊपर ही बेस्ड. विल बी टॉकिंग अबाउट लाइम. लाइम के बारे में डिस्कशन करेंगे. विल बी टॉकिंग अबाउट एग्रीगेट्स. बात करेंगे एग्रीगेट्स की. Then we'll be talking about mortar. We'll be talking about admixture. We'll be talking about water. हम पानी के बारे में बात करेंगे. We'll be talking about concrete. So we'll talk about concrete. Then we'll be talking about bricks. तो डिस्कशन हमारी ब्रिक्स की भी होगी. ब्रिक्स के साथ आ गया स्टोन. So we'll talk about stone also. Then we'll be talking about steel. स्टील की बात करी, स्टील आ गया तो टिम्बर. सो विल डिस्कस अबाउट टिम्बर ऑल्सो. टिम्बर की भी डिस्कशन हो जाएगी बीच में.
इसके बाद फिर मिसलेनियस बिल्डिंग मटेरियल भी हमारे पास मिसलेनियस हो गया, जैसे पेंट हो गया, फिर प्लास्टिक हो गई, तो पेंट है हमारे पास, प्लास्टिक है, तो ये भी बिल्डिंग मटेरियल्स हैं. So we'll talk about paint, we'll talk about glass, we'll talk about plastic. इनके अंदर भी सब कैटेगरी होती है. पेंट के अंदर भी सब कैटेगरी मिल जाएगी आपको. पेंट के अंदर वार्निश भी मिल जाएगा, फिर प्लास्टिक के अंदर डिफरेंट टाइप ऑफ प्लास्टिक मिल जाएगी आपको, ग्लास के अंदर अलग अलग तरह के ग्लास मिल जाएंगे आपको, तो वो उसी में इंक्लूडेड है, दैट इज इंक्लूडेड है. तो ये इसको जोड़ के हमने मिसलेनियस कैटेगरी बोल दी है. तो जैसे जैसे टाइम परमिट करता जाएगा बीच में मैं ये मिसलेनियस कैटेगरीज भी कंप्लीट करना चाहूंगा. आई विल कंप्लीट दिस मिसलेनियस कैटेगरीज आल्सो. तो ये एक बेसिक ओवरव्यू दे दिया कौन कौन से बिल्डिंग मटेरियल हमारे कंस्ट्रक्शन वर्क में यूज होते हैं. व्हाट आर द डिफरेंट टाइप ऑफ बिल्डिंग मटेरियल व्हिच इज बीइंग यूज्ड फॉर कंस्ट्रक्शन वर्क. पीवीसी ये प्लास्टिक के अंदर इंक्लूडेड है, इंक्लूडेड इन द प्लास्टिक ओनली. आई होप यू आर फेमिलियर विद दी फेमिलियर है इस पर्टिकुलर टॉपिक के वेटेज से. सबसे ज्यादा वेटेज पोजेस करता है आपके एग्जाम के अंदर. फिर से वेटेज एवरेज है ये, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि इस बार भी ऐसा होगा. तो एक आइडिया दे दिया आपको, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि इस बार भी ऐसा ही होगा जैसे पिछले 10 सालों तक होता आ रहा है. वो चेंज कर देगा ऐसे अपनी मर्जी के हिसाब से. तो कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होती है, नथिंग इज हार्ड एंड फास्ट. पर हाँ वेटेज बहुत ज्यादा है बीएमसी की, 30 से लेकर 40% के आसपास आता ही है. तो इस बार भी इतना ही एक्सपेक्टेड है, बट इट मे चेंज. वो चेंज भी हो सकता है किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे. इन टुडेज क्लास विल बी स्टार्टिंग विद द सीमेंट. आज की क्लास में हम स्टार्ट करेंगे किसके बारे में, हम बात करेंगे सीमेंट के बारे में. अभी एक बेसिक आइडिया तो दिया ही आपको सीमेंट का. सीमेंट हमारा एक आर्टिफिशियल बिल्डिंग मटेरियल है जिसका काम क्या होता है, जिसका काम होता है बाइंडिंग इम्पार्ट करना. द पर्पस ऑफ द सीमेंट इज टू इम्पार्ट द बाइंडिंग. इससे पहले किसको यूज करते थे, इससे पहले हम यूज करते थे लाइम को. सो प्रायर टू दिस लाइम वाज बीइंग यूज्ड. लाइम मतलब आपको उसमें क्या मिलेगी, कैल्शियम मिलेगी. यू विल फाइंड कैल्शियम इन इट. इनफैक्ट कैल्शियम के पास प्रॉपर्टी होती है बाइंडिंग की. तो कैल्शियम एज अ बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ बाइंडिंग. बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ बाइंडिंग मतलब अगर आप ऐसे भी जनरल स्ट्रक्चर देखोगे कैल्शियम का, ये जेलेटिनस होता है. जेलेटिनस मतलब चिपचिपा होता है. तो आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ कि चिपचिपा है मतलब बाइंडिंग प्रॉपर्टी है इसके बाद, और मुझे बाइंडिंग प्रॉपर्टी चाहिए. वी वांट दिस बाइंडिंग प्रॉपर्टी इन सीमेंट, क्योंकि कंस्ट्रक्शन में मुझे चीजों को जोड़ना है. तो इसीलिए सीमेंट को बनाने के लिए भी लाइम यूज करते हैं. हेंस इन ऑर्डर टू प्रिपेयर द सीमेंट आल्सो वी टेक द हेल्प ऑफ द लाइम इटसेल्फ. तो हमारा जो पहला बिल्डिंग मटेरियल चलेगा वो सीमेंट चलेगा. तो हम बोल सकते हैं सीमेंट के बारे में पहली चीज क्या बोल सकते हैं, एक आर्टिफिशियल बिल्डिंग मटेरियल है जिसको हमने बनाया है. इट इज एन आर्टिफिशियल बिल्डिंग मटेरियल व्हिच इज बीइंग प्रिपेयर्ड बाय अस. 1824-25 के आसपास के टाइम बना है. जोसेफ एस्पेडिन ने इसकी मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट करी थी. तो ये भी पूछ लेगा आपसे, इनफैक्ट पूछा हुआ है एसएससी के अंदर कि सीमेंट को किसने बनाया था. तो ये इतनी छोटी छोटी बातें भी पूछ लेते हैं. तो एक आर्टिफिशियल बिल्डिंग मटेरियल है जो जोसेफ एस्पेडिन ने बनाया था. डिस्कशन स्टार्ट करने से पहले एक कॉमन चीज है जितनी भी डिस्कशन मेरी होगी वो सारी की सारी वैलिड होगी ओपीसी के लिए. वॉट एवर डिस्कशन आई विल बी डूइंग इनिशियली, मतलब शुरू के कुछ लेक्चर्स हमारे सारे होंगे ओपीसी के लिए. ओपीसी का मतलब क्या है, ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट है. ये क्या है ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट, व्हाट इज बीइंग टर्म्ड एज ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट. ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट वो सीमेंट है जो सेट होने के बाद रिजेंबल करता है एक स्टोन को विच इज फाउंड इन पोर्टलैंड. पोर्टलैंड जगह का नाम है इंग्लैंड के अंदर, जहां पर ये जोसेफ एस्पेडिन ने इसको बनाया था. तो ये ओपीसी सेट होने के बाद एक पत्थर को रिप्रेजेंट करता है और वो पत्थर पाया जाता है पोर्टलैंड के अंदर. इसलिए उसने इसका नाम भी क्या दे रखा है, ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट नाम दे रखा है. दैट इज बीइंग टर्म्ड एज ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट. तो जो भी हम बात करेंगे शुरुआत में वो सारी की सारी बात वैलिड होगी ओपीसी के लिए. जब ओपीसी की डिस्कशन खत्म हो जाएगी तब हम स्विच कर जाएंगे दूसरे सीमेंट के ऊपर. देन विल बी स्विचिंग टू द डिफरेंट टाइप्स ऑफ सीमेंट. क्योंकि बिल्डिंग मटेरियल में आपके कोड की सिग्निफिकेंस बहुत ज्यादा है. द सिग्निफिकेंस ऑफ द कोड इज ह्यूज. आपको कोड्स भी ध्यान रखने हैं. यू टू टेक प्रॉपर केयर ऑफ द कोड्स. कोडल वैल्यूज जितनी भी हैं वो सारी टिप्स पे होनी चाहिए. तो उसका भी ध्यान रखना बीच बीच में. 20 से लेकर 30% सवाल आपके सारे जो भी वेटेज है इसका 40 नंबर का आया अगर ये, तो 40 नंबर में से 8 नंबर का तो आपको कोड में से मिलेगा सीधा. तो डायरेक्टली कोड से वैल्यू उठा के पूछ लेगा. तो कोड की सिग्निफिकेंस भी बहुत ज्यादा है इसमें. तो पहला पॉइंट क्या बोल सकते हैं हम सीमेंट के बारे में. द फर्स्ट पॉइंट व्हिच कैन बी स्टेटेड अबाउट सीमेंट इज व्हाट, ये एक आर्टिफिशियल बिल्डिंग मटेरियल है. सो वील से इट इज एन artificial building material. So it is an artificial building material. So it is an artificial building material जिसका काम क्या होता है,
which imparts binding property in the construction. It is an artificial building material which imparts binding property. जिसका काम है बाइंडिंग प्रॉपर्टी इंपार्ट करना. So which imparts binding property in construction work. So binding property in construction. तो पहला पॉइंट तो ये डिस्कस किया था कि आर्टिफिशियल है और बाइंडिंग प्रॉपर्टी इंपार्ट करेगा. नेक्स्ट वी कैन से इट वाज डेवलप्ड बाय whom. तो अगेन इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन. तो कोई टेक्निकल रेलेवेंस नहीं है इसकी, पर आपके एग्जाम में पूछ लेता है, इसलिए ध्यान रखना है. So it is developed by Joseph Aspidin. So it was developed by Joseph Aspidin in, or you can say around, exact तो टाइम है ही नहीं, around 24-25 18th century. So 1825. So 1824-25 के बीच में डेवलप हुई है वैल्यू. तो ये दो बेसिक स्टैंडर्ड रिजल्ट है. अब सवाल ये कि आर्टिफिशियल बिल्डिंग मटेरियल है, फिर से जनरल बात है. जहां आर्टिफिशियल बिल्डिंग मटेरियल आएगा हमें पता होना चाहिए कि वो कैसे बनाया आपने. सो वेयरएवर द आर्टिफिशियल बिल्डिंग मटेरियल कम्स इनटू द पिक्चर, हमें पता होना चाहिए उसको कैसे बनाया है आपने, क्योंकि आपने बनाया ऐसे. और जहां नेचुरल बिल्डिंग मटेरियल आ जाए वहां हमें ये पता होना चाहिए कि ये मिला कहां से है. अब देखना ये दोनों चीजें चलेंगी पैरेलली, और दोनों को मैं हाईलाइट भी करता रहूंगा. देखो ये नेचुरल है, मिला. ये आर्टिफिशियल है, इसको हमने बनाया. सो इट इज एन आर्टिफिशियल, वी हैव प्रिपेयर्ड दिस. अब क्योंकि ये आर्टिफिशियल बिल्डिंग मटेरियल है, हमें पता होना चाहिए कैसे बनाया. तो सीमेंट को बनाने के लिए हम दो तरह के कंपाउंड यूज करते हैं. इन ऑर्डर टू प्रिपेयर द सीमेंट वी टेक हेल्प ऑफ टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंपाउंड. ब्रॉडली दो कैटेगरी में डिवाइड किया हुआ है. एक को बोलते हैं कैल्सेरियस कंपाउंड, दूसरे को बोलते हैं आर्जिलेशियस कंपाउंड. और एक छोटी सी चीज भी ध्यान रखना कि जितनी भी डिस्कशन में करूंगा वो सारी डिस्कशन होगी हमारी उसके नाम से रिलेटेड ही. क्यों? क्योंकि अगर ये टेक्निक भी आपने डेवलप करी, इफ यू डेवलप दिस टेक्निक ऑल्सो, मेरे ख्याल से 20 से 30% सवाल आप उसके नाम से निकाल के आ जाओगे. 20 to 30% ऑफ द प्रॉब्लम्स इन द एग्जामिनेशन व्हिच इज नॉट नोन टू यू, मतलब जिसके बारे में पढ़ा नहीं है आपने, वो तरफ नाम से सॉल्व हो जाएंगे. तो उस प्रोसेस को मैं पूरे लेक्चर के जब भी चल जाएगा टॉपिक आपको इंक्लूड करा दूंगा डिस्कशन के अंदर, ताकि आप खुद भी सोचने लग जाओ उसके बारे में. तो हमने बोला ये सीमेंट कैसे बना, दो बेसिक कंपाउंड से बना. दो बेसिक कंपाउंड क्या है? कैल्सेरियस कंपाउंड. अब क्या होता है कैल्सेरियस कंपाउंड? नाम में लिखा हुआ है. वो कंपाउंड जिसमें क्या हो? कैल्शियम हो. द कंपाउंड हैविंग कैल्शियम इन इट विल बी टेक्निकली टर्म्ड एज व्हाट? कैल्सेरियस कंपाउंड. क्यों लिया कैल्शियम? क्योंकि कैल्शियम में क्या अवेलेबल है? वे बाइंडिंग प्रॉपर्टी अवेलेबल है. दूसरा कंपाउंड आर्जिलेशियस कंपाउंड. आर्जिलेशियस कंपाउंड कौन से कंपाउंड होते हैं? वो कंपाउंड जिसमें सिलिका, एल्यूमिनिया और दूसरे ऑक्साइड्स हो. तो वो कंपाउंड जिसमें आपको सिलिका भी मिले, एल्यूमिना भी मिले और बाकी ऑक्साइड्स भी मिले, उसको हम क्या बोल देंगे? आर्जिलेशियस कंपाउंड्स. तो एग्जांपल दे देता हूं. लेट अस सपोज लाइमस्टोन. नाउ लाइमस्टोन विल कंसिस्ट ऑफ व्हाट? नाम में लिखा हुआ है लाइम. तो वो पत्थर जिसमें लाइम हो उसको हम लाइमस्टोन बोल देते हैं. लाइमस्टोन में क्या होता है? कैल्शियम होता है. बन गया सीमेंट. तो आपने लाइमस्टोन उठाया. दूसरा क्या चाहिए मुझे? आर्जिलेशियस कंपाउंड. आर्जिलेशियस कंपाउंड जैसे एग्जांपल क्ले. तो एक मैंने लाइमस्टोन उठा ली और इधर से मैंने क्ले उठा ली, दोनों को मिला दिया. दोनों ऐसे कंपाउंड हैं जिसके अंदर बाइंडिंग प्रॉपर्टी अवेलेबल होती है. तो जो मिक्सचर बना उस मिक्सचर के अंदर भी बाइंडिंग प्रॉपर्टी आ गई. मिक्सचर का नाम क्या रख दिया आपने? सीमेंट रख दिया. डिस्टर्ब सीमेंट. अब फिर से ये चीज ध्यान रखना, आगे जितने भी मटेरियल आएंगे उन सब में बाइंडिंग प्रॉपर्टी ये दोनों मिलकर प्रोवाइड कर रहे होंगे, कैल्शियम और सिलिका. अब इस चीज को भी मैं हाईलाइट करता रहूंगा आगे. देखो सीमेंट में भी था, अभी ब्रिक में भी आ गया, अभी यहाँ भी आ गया, सब जगह आएगा ये. तो जितने बिल्डिंग मटेरियल होंगे उन सब में आपको कैल्शियम और सिलिका ही मिलेगी, क्योंकि यही वो नेचुरल अकरिंग कंपाउंड्स हैं जिनमें क्या होती है? बाइंडिंग प्रॉपर्टी अवेलेबल होती है. सो वी कैन से सीमेंट कैसे बनता है? तो वी कैन से सीमेंट broadly consists of, so we can say cement broadly consists of दो कंपाउंड है इसके अंदर. पहला calcareous compounds. So broadly consists of two compounds, calcareous compounds. Calcareous compounds मतलब compounds having silica. वो कंपाउंड जिसमें क्या हो? सॉरी, कैल्शियम प्रेजेंट हो. तो कमेंट मत करो वहां पे. सो कैल्शियम एंड मैग्नीशियम,
वही चीज निकल जाती है फिर। तो वो कंपाउंड जिसमें आपको क्या मिले, कैल्शियम और मैग्नीशियम मिल जाए, इसको हम बोल देंगे कैल्शियरियस कंपाउंड्स। दूसरा कंपाउंड कौन सा है, आर्जिलेशियस कंपाउंड्स। सो आर्जिलेशियस कंपाउंड्स, आर्जिलेशियस कंपाउंड्स क्या होते हैं? आर्जिलेशियस कंपाउंड्स वो कंपाउंड्स होते हैं जिसमें आपको सिलिका, एल्यूमिना और क्या मिल जाए, साथ में ऑक्साइड से मिल जाए। तो सिलिका भी हो, एल्यूमिनियम भी हो एंड ऑक्साइड्स भी हो। इट कंसिस्ट ऑफ सिलिका, एल्यूमिना एंड ऑक्साइड्स। तो इसको हम टेक्निकली क्या बोल देते हैं, आर्जिलेशियस कंपाउंड्स बोल देते हैं। तो टेक्निकली टर्म्ड एज आर्जिलेशियस कंपाउंड्स। व्हाट इज सिलिका? मिनरल। तो सिलिका क्या होती है? मिनरल होती है। क्लियर है दोनों बातें? अब अगर एग्जांपल्स लेने, इफ यू वांट टू हैव सम एग्जांपल्स, लो कैल्शियरियस कंपाउंड्स के खूब सारे एग्जांपल्स हैं। सो कैल्शियरियस कंपाउंड्स, नेक्स्ट आर्जिलेशियस कंपाउंड्स, कैल्शियरियस कंपाउंड्स, आर्जिलेशियस कंपाउंड्स, कोई सा भी कॉम्बिनेशन उठा सकते हो, एनी कॉम्बिनेशन कैन बी टेकन। कैल्शियरियस कंपाउंड्स पीछे बताया था, लाइमस्टोन, कैल्शियम मिलेगी आपको इसके अंदर। देन सीमेंट रॉक, कैल्शियम मिलेगी आपको इसके अंदर। देन चौक, सीमेंट मिलेगी इसके अंदर आपको। देन मरीन शेल, सीमेंट मिलेगी आपको इसके अंदर। देन मार्ल, देन कैल्शियम मिलेगी इसके अंदर आपको। देन एल्कली वेस्ट, ये सारे के सारे कंपाउंड ऐसे जिसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम प्रेजेंट होता है। ऑल दीज कंपाउंड्स आर देयर व्हिच कंसिस्ट ऑफ कैल्शियम और मैग्नीशियम। तो नेचुरली अकरिंग है, बस आपको ऑब्टेन करना है नेचर में से इसको। सेम कहानी आर्जिलेशियस कंपाउंड्स की। आर्जिलेशियस कंपाउंड्स जैसे क्ले, आर्जिलेशियस कंपाउंड जैसे शेल, आर्जिलेशियस कंपाउंड्स जैसे स्लेट, आर्जिलेशियस कंपाउंड्स जैसे एश। ऑल दीज कंपाउंड्स कंसिस्ट ऑफ सिलिका, एल्यूमिनियम और ऑक्साइड। तो एक सवाल तो आपको इसमें से मिल जाएगा, वन प्रॉब्लम यू विल बी गेटिंग फ्रॉम दिस ओनली। तो सीमेंट को बनाने के लिए क्या चाहिए? वो कंपाउंड चाहिए जिसमें कैल्शियम मैग्नीशियम हो, वो कंपाउंड चाहिए जिसमें सिलिका एल्यूमिना हो, व्हिच कंसिस्ट ऑफ सिलिका एल्यूमिना। नोट कर लिया सबने? चलो अब करना क्या, व्हाट इज टू बी डन। अब इन दोनों में से हम कंपाउंड्स को उठाएंगे, मिक्स कर देंगे। विल मिक्स देम। अब मिक्स करोगे किसमें? एक डेफिनेट प्रोपोर्शन के अंदर। मिक्स करोगे किसके अंदर? एक डेफिनेट प्रोपोर्शन के अंदर। क्या प्रोपोर्शन है? वो प्रोपोर्शन आपको ध्यान रखनी है। दैट प्रोपोर्शन इज टू बी टेकन प्रॉपर केयर ऑफ। उस प्रोपोर्शन का हमें ध्यान रखना पड़ेगा। राइटिंग में प्रॉब्लम्स हो रहा है तो मत लिखो। और राइटिंग में प्रॉब्लम मैं कैसे सॉल्व करूंगा आपकी राइटिंग में प्रॉब्लम? मैं कैसे हेल्प करूं राइटिंग में प्रॉब्लम हो रहा है तो? चलो आगे बढ़ते हैं। सो वी आर डिस्कसिंग अबाउट सीमेंट बनता कैसे। अब सीमेंट को बनाने के लिए क्या करेंगे? सीमेंट को बनाने के लिए कैल्शियरियस कंपाउंड उठाएंगे, आर्जिलेशियस कंपाउंड उठाएंगे और दोनों को मिक्स कर देंगे एक डेफिनेट प्रोपोर्शन के अंदर, ताकि आपको बाइंडिंग प्रॉपर्टी मिल जाए। दोनों को मिक्स कर देंगे एक डेफिनेट प्रोपोर्शन के अंदर, जिससे आपको बाइंडिंग प्रॉपर्टी मिल जाए। अगला सवाल आपका बनेगा डेफिनेट प्रोपोर्शन के ऊपर। प्रोपोर्शन पूछेगा कि भैया बताओ सीमेंट में ये लाइन की ये क्वांटिटी कितनी होती है, सीमेंट में ये क्वांटिटी कितनी होती है, तो आपको वो क्वांटिटीज भी ध्यान रखनी है। सेकंड पॉइंट ऑफ रेफरेंस, हर एक इंग्रेडिएंट का फंक्शन पता होना चाहिए मुझे, कि अगर मैंने सीमेंट बनाने के लिए इस कंपाउंड को यूज किया, क्या जरूरत थी इसकी, व्हाट वाज द रोल बीइंग प्लेड बाय दिस पर्टिकुलर कंपाउंड इन दिस। क्लियर है? तो भैया बताओ फिर क्या करूं, समझ में नहीं आ रही तो? जो चीज पिछले 30 सालों से वो तो बदलेगी नहीं।
30 साल से ऐसी है, अब ये थोड़ी चेंज होगी। बताओ क्या करें। मरीन शेल क्या होता है? देखो मरीन वर्ड कहीं पर भी है, इसका मतलब हम बात कर रहे हैं पानी की, समुद्र के पानी की, उसको हम बोलते थे मरीन। जैसे मरीन एनवायरमेंट, समुद्र का एनवायरमेंट। शेल का मतलब क्या होता है? ऊपरी परत। शेल का मतलब क्या होता है? ऊपरी परत। कहने का मतलब यह है कि जब समुद्र के अंदर, सी के अंदर, ओशियन के अंदर जो वहां पे जानवर हैं, जो पेड़ पौधे हैं, मर जाते हैं, जाके डिपॉजिट कर जाते हैं उसकी बेड के ऊपर, सी की बेड के ऊपर, धीरे धीरे वहां पे लेयर बन रही होती है। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम अ लेयर इज बीइंग फॉर्म्ड ओवर इट। उस लेयर को बोल देते हैं मरीन शेल। और उस लेयर में कैल्शियम मैग्नीशियम होता है। समझने के लिए एग्जांपल, ठीक है, प्रैक्टिकल एग्जांपल। जैसे हमारी हड्डियों में क्या प्रेजेंट है? एग्जांपल दिया, हमारी हड्डियों में क्या प्रेजेंट है? कैल्शियम प्रेजेंट है। वैसे वहां पर समुद्र में जो भी रहते हैं उनकी हड्डियों में भी कैल्शियम प्रेजेंट है। एग्जांपल दिया बस रिलेट करने के लिए। उनकी डेथ हो गई, जाके बैठ गए समुद्र के बेड के ऊपर, हजारों सालों तक ये कहानी चलती रही। जो बेड है उस पर एक लेयर बन गई जिसमें कैल्शियम प्रेजेंट है, नाम क्या रख दिया? मरीन शेल। तो जो ऊपरी परत होती है उसको मरीन शेल बोल देते हैं, किसकी? सी बेड की। क्लियर है? चलें आगे। चलो आगे बढ़ते हैं। मार्क क्या है? टाइप ऑफ सॉइल है। आप ये बताओ क्ले क्या है? आपने ये तो डाउट पूछा नहीं क्ले क्या है, आप पूछ रहे हो माल क्या है। तो इतनी पार्शलिटी क्यों माल के साथ? क्ले क्या होती है? सॉइल। तो बस ये जानना था, मार्ल भी सॉइल है। तो मैं एक बार समझना चाहता था आपको जानना क्या है, तो मैंने बोला क्ले क्या होती है, आपने बोला सॉइल, तो मार्ल भी सॉइल होती है। इट इज ऑल्सो सॉइल। तो बस सेम चीज है, जैसे क्ले है वैसे मार्ल है। क्योंकि मेरे को भी तो समझना पड़ेगा कि आपको क्या जानना है। पहली बार में तो मेरे को समझ में नहीं आएगा, तो आपको ही बताना पड़ेगा कि आपको कितने लेवल तक का जानना है। आपको ही बताना पड़ेगा कितने लेवल तक का जानना है, उतने लेवल का बता दूंगा मैं। तो ये सॉइल है तो ये भी सॉइल है, इट इज ऑल्सो सॉइल। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट ऑफ द पॉइंट ऑफ रेफरेंस, नेक्स्ट पॉइंट ऑफ द रेफरेंस क्या बोल सकते हैं? कंपाउंड की बात करेंगे हम। सो कंपाउंड की बात करेंगे इज डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंट्स, डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ ओपीसी। क्लियरली मेंशन किया हुआ है कॉन्स्टिट्यूएंट किसके हैं? ओपीसी के हैं ये। जो भी कॉन्स्टिट्यूएंट्स की हम बात करेंगे वो किसी और सीमेंट के लिए वैलिड नहीं होगी। कैल्सेरियस में सी और मैग्नीशियम की परसेंटेज पे भी फर्क पड़ता है। किसके ऊपर? फिर से आपका सवाल इनकम्प्लीट है। कैल्सेरियस में कैल्शियम और मैग्नीशियम का परसेंटेज से भी फर्क पड़ता है। पहले तो ये समझ में नहीं आया ये सवाल है या स्टेटमेंट है। फिर दूसरा ये समझ में नहीं आया भैया किसके लिए पूछ रहे हो, तो क्या जवाब दूं मैं इसका। तो ये मैंने आपका सवाल इसलिए उठाया ये बताने के लिए कि अगर मैं आपके सवाल का जवाब नहीं दे रहा हूं इसका मतलब वो सवाल बिना सिर पैर का है। इसका मतलब वो सवाल बिना सिर पैर का है, इसलिए जवाब नहीं दिया। अगर कंप्लीट सवाल होगा जो समझ में आ जाएगा उसका जवाब दे दूंगा। तो हम बात कर रहे हैं किसकी? डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ ओपीसी की। पहला कॉन्स्टिट्यूएंट, द फर्स्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट, फर्स्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट इज लाइम, कैल्शियम ऑक्साइड। द फर्स्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट इज टर्म्ड एज लाइम। अब लाइम का मैंने केमिकल फॉर्मूला भी लिखा हुआ है, CaO। ओपीसी में कितना होना चाहिए? इन ओपीसी इट शुड बी हाउ मच? इन ओपीसी इट शुड बी इन द रेंज ऑफ 62 से 67% के बीच में। तो इसी रेंज में होना चाहिए। इससे ज्यादा हुआ तब भी दिक्कत है, इससे कम हुआ तब भी दिक्कत है। तो अगर इससे ज्यादा हुई तब भी दिक्कत है, इससे कम हुआ तब भी दिक्कत है। ये बात जानने के लिए हमें क्या पता करना पड़ेगा? इसकी प्रॉपर्टी पता करनी पड़ेगी। तो ये लाइम का फंक्शन क्यों है? व्हाई डू यू रिक्वायर लाइम? क्योंकि लाइम क्या करता है? सीमेंट में स्ट्रेंथ इंपार्ट करता है। इट इंपार्ट्स दी स्ट्रेंथ इन दी सीमेंट। अब जो भी मैं बात बोलूंगा उसका मैकेनिज्म आपको अलग से बता दूंगा। व्हाट आर आई से, आई गिव यू द रीजन फॉर दिस, पर उसके लिए थोड़ी पेशेंस बना के रखनी पड़ेगी। कहने का मतलब है एक कोई भी जानकारी डायरेक्टली नहीं बताऊंगा, साथ में उसके पीछे का कंसेप्ट देखेंगे, ताकि पेपर में अगर सवाल थोड़ा बहुत चेंज हो तो हमें आंसर निकालना आता हो।
तो यहाँ पर मैंने स्टेटमेंट दे दी, लाइम स्ट्रेंथ इम्पार्ट कैसे इम्पार्ट करता है, कैसे इम्पार्ट करता है देखेंगे आगे, दैट विल सी। तो लाइम का पहला काम स्ट्रेंथ देना। दूसरा काम, अगर लाइम की प्रोपोर्शन जितनी लिखी हुई है उससे ज्यादा हो गई, इट विल लीड टू दी अनसाउंडनेस, इट विल लीड टू दी अनसाउंडनेस। अब ये अनसाउंडनेस क्या चीज होती है? अनसाउंडनेस, इस बात को समझने के लिए मुझे पता होना चाहिए साउंडनेस। साउंडनेस मीन्स व्हाट? साउंडनेस मीन्स एबिलिटी ऑफ द मटेरियल टू रेजिस्ट द वॉल्यूम चेंज। मटेरियल की एबिलिटी जिससे ये वॉल्यूम चेंज को रेजिस्ट करे, इसको मैं बोलूंगा साउंड मटेरियल है। पर अगर मैंने बोला ये अनसाउंड है, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब इसके पास एबिलिटी नहीं है वॉल्यूम चेंज रोकने की, यानी इसमें वॉल्यूम चेंज होगा। इसका मतलब अगर लाइम ज्यादा हुआ ये क्या करा देगा? इसका मतलब अगर ये लाइम ज्यादा हुआ क्या करा देगा? ये वॉल्यूम चेंज करा देगा। फिर दूसरी चीज दिमाग में आती है, तो क्या वो परेशान क्यों हो रहे हो उससे? वॉल्यूम चेंज करा देगा। इस बात को समझने के लिए इमेजिन करो अपने दिमाग में कोई सा भी हार्डन स्ट्रक्चर, हार्डन स्ट्रक्चर मतलब जिसमें हार्डनिंग हो चुकी है। तो आपका घर है, कंक्रीट की स्ट्रक्चर है, उसमें हार्डनिंग हो चुकी है, ऑब्जर्व करना उसे। किसी भी हार्डन स्ट्रक्चर के अंदर वॉल्यूम चेंज परमिटेड नहीं होता, किसी भी हार्डन स्ट्रक्चर के अंदर वॉल्यूम चेंज परमिटेड नहीं होता। अगर किसी हार्डन स्ट्रक्चर में वॉल्यूम चेंज आया, इट विल लीड टू द डेवलपमेंट ऑफ स्ट्रेस इन इट। अगर वो स्ट्रेस उसकी परमिसिबल वैल्यू से बाहर गया, इट विल लीड टू द डेवलपमेंट ऑफ क्रैक्स इन इट। अगर क्रैक एक पर्टिकुलर रेंज से बाहर गए, इट मे ऑल्सो लीड टू द फेलियर ऑफ द स्ट्रक्चर। ये आपका स्ट्रक्चर भी फेल करा देगा। तो ये दिक्कत है लाइम से। अब ये दोनों बातें क्यों बताई? इसलिए बताई क्योंकि मेरी पहली स्टेटमेंट कुछ लोग पकड़ के बैठ जाएंगे, सर ये तो स्ट्रेंथ इम्पार्ट करता है, इसकी प्रोपोर्शन बढ़ा दो तो स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी। हाँ बिल्कुल सही बात है, बढ़ जाएगी, पर साथ में और क्या कर देगा? पर साथ में और क्या कर देगा? साथ में वॉल्यूम चेंज भी कराएगा। तो अब देख लो, तो हमने दोनों के बीच में बैलेंस बनाया, बैलेंस बना के आपको वैल्यू बता दी कि 62 से लेके 67 के बीच में हुआ, आपको डिजायर्ड स्ट्रेंथ भी निकाल के दे देगा, और जो वॉल्यूम चेंजेस होंगे उससे हमें कोई फर्क भी नहीं पड़ेगा। तो दोनों चीजें मेंशन की हुई है, तो इसलिए दोनों चीजें यानी दोनों बाउंड्रीज पता होनी चाहिए। क्लियर है? वेट करना है इस पर कुछ भी। तो पहला पॉइंट हम क्या बोल सकते हैं? विल से इट इम्पार्ट्स स्ट्रेंथ एंड साउंडनेस टू द सीमेंट। So it imparts strength and soundness to the cement. प्रपोजिशन मतलब क्या पढ़ाया जाएगा? प्रपोजिशन नहीं होता रुचि, मेरे हिसाब से आप प्रपोर्शन पूछ रहे हो। तो वही देखो, अपने प्रपोजिशन लिखा हुआ है। हाँ तो वो तो समझ गया था मैं, इसलिए तो बता दिया कि वो बात समझ में आगे से बोल दिया। तो प्रपोर्शन मतलब परसेंटेज, प्रपोर्शन मीन परसेंटेज। डिक्रीज करने से क्या होगा? स्ट्रेंथ कम हो जाएगी। अगर मैं बोल रहा हूँ लाइम स्ट्रेंथ देता है, फिर आपने सवाल पूछा था डिक्रीज करने से क्या होगा? ये स्ट्रेंथ कम हो जाएगी, इट विल डिक्रीज दी स्ट्रेंथ। So it imparts strength and soundness to the cement. Next point of reference, if it is in excess, अगर ये excess में हुआ, if it is in excess, if it is in excess, it makes the cement unsound. It makes the cement unsound. ये सीमेंट को क्या बना देगा? अनसाउंड बना देगा। It makes the cement unsound. Causes it to expand. सेम स्टेटमेंट लिखे हुए मिलेंगे। Causing it to expand and finally disintegrate. And finally disintegrate. क्लियर है? क्लास ड्यूरेशन कितने आवर्स की है? देखो बेटा, अगर मेरा फायदा उठाना है तो टेक्निकल बात पूछना, मैं बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, इग्नोर करता मैं इस सवाल को भी आपको। मतलब देखो 2 मिनट भी मेरे बर्बाद कर रहे हो आप, 1 घंटा मिला है, क्लास की ड्यूरेशन आपकी ऐप के ऊपर नहीं आती क्या? लो और कुछ भी बताओ, बाहर कैसे बारिश हो रही है, नहीं हो रही, कैसा मौसम हो रहा है? मस्त हवा चल रही है, स्क्रीन काली है, ऊपर लेफ्ट हैंड साइड पे सीमेंट लिखा हुआ है पार्ट 1, राइट हैंड साइड पे मेरी फोटो आ रही होगी, बोल रहा हूँ उसमें मैं, नीचे पेन का ऑप्शन भी आ रहा है, उसके नीचे कमेंट चैट बॉक्स भी है। देखो ये सारी बातें पूछ लो। और कौन कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाओगे?
तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि क्या चीज जाननी है मुझसे। बता दो, ये सारी बातें बता दूंगा मैं। मेरे को उतनी पेमेंट मिलनी है, मैं कुछ भी बोलूं यहाँ पे आके, मेरे को पेमेंट उतनी मिलनी है। अब आप देख लो, आपने जो पेमेंट की है वो किस लिए करी है? ये जानने के लिए कि क्लास कितने घंटे की है, या ये जानने के लिए कि पेपर में क्या आएगा? तो नया है इसीलिए बता रहा हूं ना मैं। देखो, अब पूछ लिया उसने इसलिए बता दिया। अब पूछा है तो टाइम तो बर्बाद किया ही अगले ने, टाइम बर्बाद किया। एक छोटी सी कहानी बता देता हूँ। एक भाई किसान था, किसान का खेत था, किसान रोज घर पे जाता था खेती करके। जब अगले दिन आता था, उसकी खेत पूरी डिस्ट्रॉय हो जाती थी, उसको पता नहीं चलता था क्या हुआ पीछे से। शाम को गया, अगले दिन वापस आया, खेत पूरी डिस्ट्रॉय। अगले दिन वापस आके मेहनत करता था, कोई ना कोई आता था, उसकी खेत पूरी डिस्ट्रॉय करके चले जाता था। मतलब कोई पक्षी आता था, पक्षी आके उसको खा जाता था। अब उसे नहीं पता कौन सा पक्षी खा गया, क्योंकि उड़ जाता था वो। अब अगले दिन क्या किया उसने, मतलब 3-4 दिन ऐसा हुआ। पांचवें दिन उसने क्या किया, पांचवें दिन वो घर से एक कबूतर को मार के लाया। कबूतर को मार के अपने जो खेत है उसमें गाड़ दिया उसने, डंडे के ऊपर। शाम को वापस वही पक्षी आया, उस कबूतर को देखा उसने लटका हुआ उसके ऊपर, भग गया। वो जो पक्षी रोज जो खेत खा जाता था वो भग गया। उसके बाद सब कुछ चिल रहा, कोई दिक्कत नहीं। उसने क्या किया, उसको लटका दिया वहां पे खंबे के ऊपर। अब उसका खेत टनाटन, कोई दिक्कत नहीं है उसके अंदर। तो इसलिए एक कबूतर की जरूरत होती है। तो हम बात कर रहे थे किसकी? हम बात कर रहे थे लाइम की। वी वर टॉकिंग अबाउट द लाइम। तो हमने बोला कि लाइम स्ट्रेंथ इंपार्ट करता है, लाइम साउंडनेस इंपार्ट करता है। अगर लाइम एक्सेस में हुआ, ये सीमेंट को अनसाउंड कर देगा। इट विल कॉज इट टू एक्सपेंड एंड फाइनली डिसइंटीग्रेट। डिसइंटीग्रेट होने का मतलब पूछ रहे थे, डिसइंटीग्रेट मतलब होता है टूटना। तो आपका स्ट्रक्चर टूट जाएगा, उसको हम बोल देते हैं डिसइंटीग्रेशन। अब क्योंकि यहाँ पे अनसाउंडनेस की बात आई है, इसका मैकेनिज्म मैं आपको बता देता हूँ। आई डिस्कस द मैकेनिज्म हियर ओनली। अब क्या मैकेनिज्म? मैकेनिज्म है, तो कैल्शियम ऑक्साइड लाइम रिएक्ट करती है पानी के साथ। अब ये चीजें जो है ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। स्टेटमेंट तो सब जगह लिखी हुई मिल जाएगी, हर जगह लिखा हुआ मिल जाएगा ये आपको। सो लाइम रिएक्ट्स विद वाटर एंड लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये भी लाइम है, ये भी लाइम है, ये क्विक लाइम है, इसको बोलते हैं हाइड्रेटेड लाइम। तो ये क्विक लाइम है, ये हाइड्रेटेड लाइम है। इसके ऊपर मेरा बिल्कुल फोकस नहीं है, लाइम अलग से टॉपिक है मेरा, पर आपको एक जानकारी दे दी, एन इन्फॉर्मेशन इज गिवन टू यू। तो हमने बोला लाइम अगर एक्सेस में हुआ, ये अनसाउंडनेस कॉज करता है। उसका मैकेनिज्म है ये कि क्विक लाइम पानी से रिएक्ट करता है और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना लेता है। तो दिक्कत क्या है? दिक्कत ये है कि वॉल्यूम ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज मोर दी वॉल्यूम ऑफ क्विक लाइम। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का वॉल्यूम कैल्शियम ऑक्साइड के वॉल्यूम से क्या होता है, ज्यादा होता है। इसका मतलब अगर आपके सीमेंट के अंदर लाइम ज्यादा हुआ, पानी के साथ रिएक्शन के बाद एक ऐसा कंपाउंड बनेगा जिसकी वॉल्यूम क्या कर जाएगी। आपके अगर सीमेंट में ये लाइम ज्यादा हुआ, पानी के बाद रिएक्शन के बाद ऐसा कंपाउंड बनेगा जिसकी वॉल्यूम क्या कर जाएगी, बढ़ जाएगी। और उसका इंपैक्ट मैंने आपको बता दिया, आपका स्ट्रक्चर एक्सपेंड कर जाएगा और फाइनली क्या करेगा, टूट जाएगा। इस रिएक्शन को स्लेकिंग रिएक्शन बोला जाता है। दिस रिएक्शन इज टर्म्ड एज स्लेकिंग रिएक्शन। क्यों, इसको देखेंगे आगे, दैट विल सी। क्लियर? स्ट्रेस ग्रेटर देन डिजाइन स्ट्रेंथ, स्ट्रेस ग्रेटर देन डिजाइन स्ट्रेंथ, हाँ, इट विल लीड टू द डेवलपमेंट ऑफ क्रैक। टूटेगा नहीं टूटेगा स्ट्रक्चर नहीं पता, क्रैक डेवलप हो जाएंगे। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस, इफ इट इज इन डेफिशिएंसी, if it is in deficiency, if it is in deficiency, it reduces the strength, it reduces the strength, it reduces the strength and causes the cement to set quickly, and causes the cement to set quickly.
सीमेंट टू सेट क्विकली। तो अगर ये डेफिशिएंसी में हुआ, डेफिशिएंसी किससे, 62% से कम हुआ, एक तो स्ट्रेंथ कम हो जाएगी और क्या करा देगा, ये सीमेंट को जल्दी सेट करा देगा, ये सीमेंट को जल्दी सेट करा देगा। अब आप बोलोगे सर कैसे सेटिंग कैसे जल्दी हो जाएगी अगर ये डेफिशिएंसी में हुई, इसके लिए भी रिएक्शन ऊपर ही लिखी हुई है, इसके लिए भी रिएक्शन ऊपर ही लिखी हुई है, जरा चेक करो ये रिएक्शन। जब लाइम पानी के साथ रिएक्ट करता है क्या बनाता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है, और ये एक कैसी रिएक्शन है, एक्सपेंसिव रिएक्शन है। मेरी ड्रॉबैक है ये, मेरी क्या, अभी तो फिर भी एडवांटेज, मैं आपको डायग्राम बना के दिखा दूंगा, थोड़ा बहुत कलर वलर चेंज कर दूंगा। कहने का मतलब है ये एक डायनेमिक प्रोसेस है। डायनेमिक प्रोसेस मतलब होते हुए देखोगे तो ज्यादा अच्छी तरह समझ में आएगी, लिखने से बोलने से समझ में नहीं आती है बात। तो जब ये रिएक्शन हो रही होती है आपको लाइम फूलता हुआ दिखेगा, यू कैन प्रैक्टिकली सी द स्वेलिंग ऑफ द लाइम। तो लाइम फूल रहा है। अच्छा इसका एक एग्जांपल देता हूँ, प्रैक्टिकली भी दिमाग में आ गया। अभी दिवाली आने वाली है, जो भी 2-3 महीने बचे हुए दिवाली आने में, सबके घर में मेरे ख्याल से व्हाइट वॉशिंग होती है। जब वो व्हाइट वॉश हो, कृपा करके उस प्रोसेस को देखना, व्हाइट वॉशिंग की प्रोसेस को। कौन सी प्रोसेस को, जो भी वो मेसन होगा वो क्या करेगा, लाइम पत्थर होगा उसके हाथ में, लाइम स्टोन यही होता है, पत्थर की तरह दिखेंगे, लम्स दिखेंगे, वो डालता है एक कंटेनर के अंदर। जब वो कंटेनर के अंदर डालता है तब उस प्रोसेस को देखना अंदर झुक के, जिसको ये चूना बोल रहा है, चूना पत्थर, वो यही है लाइम स्टोन, वो उसका घर का नाम है, मैंने स्कूल का नाम बताया बस। तो जब वो डालता है लाइम को पानी के अंदर, अब उसकी स्वेलिंग देखना आप। अब आप बोलोगे सर नहीं दिखती स्वेलिंग, इसका उल्टा प्रोसेस करना, उल्टा प्रोसेस करना, आप लाइमस्टोन के ऊपर कुछ ड्रॉप्स पानी की डालना, अगर अच्छी तरह विजुअलाइज करना है उसे। तो मेसन तो क्या करता है, लाइमस्टोन को पानी के कंटेनर में डालता है, आप क्या करना, लाइमस्टोन को बाहर ही रखना, उसके ऊपर पानी की 3-4 बूंदे गिराना। जैसे ये पानी कांटेक्ट में आता है, सी व्हाट हैपेंस, ये बात समझ में आ जाएगी आपको प्रैक्टिकली। जैसे ही पानी इसके कांटेक्ट में आता है, आपका ये जो लाइमस्टोन है स्वेल करने लग जाएगा। बहुत ही विग्रस रिएक्शन होती है, विग्रस मतलब बहुत तेजी से रिएक्शन होती है, ये तेजी से रिएक्शन होती है, फूलना चालू कर देता है, ये फूलना चालू कर देता है और इसमें से हीट इवॉल्व होती है। ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। So it is an exothermic reaction। तो कहने का मतलब है कि अगर लाइम ज्यादा हुआ तो हमारा सीमेंट तो फूलेगा। अगर ये फूल रहा है क्या सेट करेगा क्या, अगर ये फूल रहा है तो सेटिंग क्या हो जाएगी, डिले हो जाएगी। तो अगर लाइम कम हुआ, ये प्रोसेस नहीं होगी, ये प्रोसेस नहीं होता तो सीमेंट की सेटिंग क्या हो जाएगी, जल्दी हो जाएगी, तो सीमेंट जल्दी सेट कर जाएगा। तो आ गया, दो मैकेनिज्म आपको बता दिए यहीं के यहीं, टू मैकेनिज्म्स आई हैव डिस्कस्ड हियर ओनली, कि कैसे लाइम अनसाउंडनेस कॉज करता है, कैसे लाइम की वजह से सेटिंग पे फर्क पड़ता है, हाउ लाइम अफेक्ट्स द सेटिंग प्रोसेस। क्लियर है पूरी कहानी। चलो आगे बढ़ते हैं। सो फर्स्ट ऑफ द इंग्रेडिएंट, सेकंड ऑफ द इंग्रेडिएंट, दूसरी चीज जो हमें चाहिए सीमेंट के अंदर, दूसरी चीज जो हमें चाहिए सीमेंट के अंदर वो है सिलिका। द नेक्स्ट ऑफ द इंग्रेडिएंट व्हिच इज रिक्वायर्ड टू बी प्रेजेंट इन द सीमेंट इज टर्म्ड एज सिलिका। कर्व्ड ब्रैकेट, फिर रेक्टेंगुलर ब्रैकेट, 17 से लेकर 25%। इसका काम भी क्या है, आर्जिलेशियस कंपाउंड, इसका काम भी क्या है, स्ट्रेंथ इंपार्ट करना। इट्स फंक्शन इज ऑल्सो टू इम्पार्ट दी स्ट्रेंथ। रिलेशन बना के दिखाता हूं मैं। अभी जो पीछे बोल रहे थे क्ले, ये बोल रहा था ना क्ले और मार्ल में क्या डिफरेंस है, ये डिफरेंस है। क्ले के अंदर आपको सिलिका की परसेंटेज बहुत ज्यादा मिलेगी, मार्ल के अंदर आपको कैल्शियम की परसेंटेज बहुत ज्यादा मिलेगी। दोनों ही मुझे चाहिए, आई रिक्वायर बोथ, है दोनों ही सॉइल, पर दोनों में जो मिनरल कॉन्स्टिट्यूएंट है वो वेरी कर जाता है। तो क्ले, अब मेरे हिसाब से सबने क्ले देख रखी होगी, नहीं देखी बाहर जाना गार्डन के अंदर, उस मिट्टी को जरा उठाना अपने हाथ में, देखना क्या होता है, फील करना उसको, आपको लगेगा कि वह चिपचिपी है, वो चिपक जाती है हाथ में क्ले आके, सैंड नहीं चिपकेगी आपके हाथ में। तो वो जो चिपक रही है आपके हाथ में, किसकी वजह से चिपकती है, इस सिलिका की वजह से चिपकती है। तो कहने का मतलब है सिलिका के पास भी क्या अवेलेबल है, बाइंडिंग प्रॉपर्टी अवेलेबल होती है, इट ऑल्सो पोजेस द बाइंडिंग प्रॉपर्टी। तो इसका काम भी क्या है, स्ट्रेंथ इंपार्ट करना। सो विल से इट ऑल्सो इंपार्ट्स द, it also imparts
स्ट्रेंथ टू दी सीमेंट, ये भी स्ट्रेंथ देती है सीमेंट को। नेक्स्ट, इफ इट इज इन एक्सेस, if it is an excess, strength of the cement increases, obvious सी बात है, strength of the cement increases, strength of the cement increases, but it also increases the, but it also increases the, but it also increases the setting time of the cement, but it also increases the setting time of the cement। तो ये भी क्या करता है, ये भी बाइंडिंग प्रॉपर्टी इंपार्ट करता है। अगर ये ज्यादा हुआ तो सीमेंट की स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी, ऑब्वियस सी बात है, पर साथ में अगर ये ज्यादा हुआ, ये सेट नहीं होने देगा सीमेंट को। तो अगर ये सीमेंट को सेट नहीं होने दे रहा, अच्छी बात है या नहीं है? मतलब डू यू विश कि सीमेंट सेट नहीं हो, और डू यू विश कि सीमेंट जल्दी सेट हो जाए? मतलब आप क्या चाहते हो, सीमेंट जल्दी सेट हो या नहीं हो? मतलब व्हाट डू यू वांट, मतलब आपके हिसाब से क्या होना चाहिए, जल्दी सेट होना चाहिए नहीं होना चाहिए? ये डिपेंड कर जाएगा रिक्वायरमेंट के ऊपर। ऐसी बहुत सारी सिचुएशन आएगी फील्ड में जिसमें सीमेंट को मुझे जल्दी सेट कराना होगा, ऐसी बहुत सारी सिचुएशन आएगी फील्ड में जिसमें सीमेंट को मुझे देर से सेट कराना होगा। तो ये सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करता है। तो अगर ये सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करता है तो सिलिका की देखो रेंज है, तो सिलिका की रेंज है। अगर मुझे पता है कि मुझे सीमेंट को जल्दी सेट नहीं होने देना, मैं सिलिका की परसेंटेज क्या कर दूंगा, बढ़ा दूंगा। जैसे सिलिका की परसेंटेज बढ़ी, सेटिंग टाइम बढ़ गया। क्लियर है चीज? अब आप बोलोगे सर सेटिंग कैसे बढ़ जाएगा? सिलिका की जो रिएक्टिविटी होती है पानी के साथ, वो कंपैरेटिवली कम होती है। The reactivity of the silica for the water is comparatively less। अब दूसरी चीज दिमाग में है कि सर पानी कहां से आ गया, अभी रुको थोड़ी देर। हाँ, टेक्निकली भले ही नहीं पता पानी कहां से आ गया, पर ये तो जरूर देखा होगा आपने अपने जीवन के 20-25 सालों में कि सीमेंट को जहां पर भी यूज करते हैं साथ में पानी मिलाते हैं। क्या फंक्शन होता है उसका भी आगे देखेंगे, दैट विल सी। पर अभी के लिए सिलिका की जो रिएक्टिविटी है पानी के साथ, वो कंपैरेटिवली क्या होती है, कम होती है। तो इसीलिए ये क्या करता है, सेटिंग टाइम को बढ़ा देता है। तो सिलिका ज्यादा ज्यादा ऐसी चीज जो पानी से रिएक्ट कम करे, तो इसका मतलब सेटिंग टाइम क्या हो गया, बढ़ गया, सेटिंग टाइम इज इंक्रीज्ड। क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं। एल्यूमिना, किसके अंदर था एल्यूमिना? एल्यूमिना वाज प्रेजेंट वेयर? एल्यूमिना कहां प्रेजेंट थी? आर्जिलेशियस कंपाउंड्स के अंदर प्रेजेंट थी। इट वाज देयर इन आर्जिलेशियस कंपाउंड। प्रेजेंट होती है, क्ले के अंदर मिल जाएगी आपको, यू विल फाइंड दिस इन टू बी प्रेजेंट इन द क्ले। तो आर्जिलेशियस कंपाउंड में वेरी करती रहती है एल्यूमिना। अब इसका क्या काम होता है? अब इसके खूब सारे काम है, जरा देखते हैं एक एक करके। पहला काम होता है इट इम्पार्ट्स क्विक सेटिंग प्रॉपर्टी टू द सीमेंट। ये सीमेंट को जल्दी सेट करा देगा। क्यों? इसकी रिएक्टिविटी बहुत ज्यादा है पानी के साथ, इट्स रिएक्टिविटी इज वेरी हाई विद द वाटर। अब इसका भी टेक्निकल रीजन है और वो भी बता सकता हूं, पर वो वेस्टेज ऑफ टाइम होगा, मतलब वो बहुत ऊपर लेवल की चीज चली जाएगी, उड़ती हुई जाएगी। हाँ, पर अभी जो इन्वायरमेंटल साइंस की क्लास लगा रहे हैं उसमें केमिस्ट्री चल रही है, तो अभी मैं यहाँ केमिस्ट्री चालू कर दूं बिना मतलब कोई सेंस नहीं रखता, पर वहां केमिस्ट्री चल रही है, उससे रिलेट कर सकते हो आप। इसकी रिएक्टिविटी खूब है पानी के साथ, तो ये फटाफट से पानी से रिएक्ट करता है। जैसे पानी के साथ रिएक्ट करता है, क्विकली सेट करा देता है सीमेंट को। तो अगर आपको सीमेंट को जल्दी सेट कराना है कहीं पे, अगर आपको सीमेंट को जल्दी सेट कराना है, यू विल गो टू होम, यू विल गो टू एल्यूमिना। इसके पास जाएंगे हम कि भैया जल्दी सेट करा के दे सीमेंट को, मेरे को जल्दी सेट कराना है। जल्दी सेट कराना है, जैसे एग्जांपल देता हूं कुछ में। लेट सपोज आपके घर के कॉलम के अंदर क्रैक डेवलप हो गया, आपके घर के कॉलम के अंदर क्रैक डेवलप हो गया, मुझे इस क्रैक को फिल करना है। लगाओ ओपीसी, देखना क्या होता है। लेट सपोज दिस इज द क्रैक व्हिच इज बीइंग डेवलप्ड इन योर कॉलम। जैसे ही ओपीसी लगाओगे ना, ओपीसी लगाया, मुड़ के पानी पी के आना किचन में से, देखना क्या होता है, वो सारा बाहर निकल जाएगा अपने वेट से ही। कॉलम में क्रैक डेवलप हुआ, ओपीसी मैंने क्या करी, फिलिंग करी, गिर गया, अपने वेट से बाहर आ गया। दोबारा लगाओगे, दोबारा निकल के आ जाएगा, परेशान हो जाओगे। कहने का मतलब ये है कि भैया जब तक सीमेंट सेट करता है तब तक तो वो बाहर आ जाता है अपने वेट से। तो एक ऐसी एप्लीकेशन जिसमें सीमेंट जल्दी क्या कर जाए, सेट कर जाए, एल्यूमिना।
अब मैं ऐसा सीमेंट यूज करूंगा जिसमें एल्यूमिना की प्रोपोर्शन क्या हो, जल्दी हो। जैसे ही अप्लाई किया वैसे ही सेट हो गया, तो उसको अपॉर्चुनिटी नहीं मिली बाहर आने की। तो ये एग्जांपल दिया है मैंने आपको, वन एग्जांपल इज गिवन टू। क्लियर है कि कहां पर हम एल्यूमिना की मदद लेंगे? सो विल से इट impart quick setting property to the cement. It imparts quick setting property to the cement. क्विक सेटिंग प्रॉपर्टी टू द सीमेंट। तो अच्छी बात है बुरी बात है ये, वह डिपेंड करेगा। मैंने कास्टिंग करी यार्ड में, मेरी जो एप्लीकेशन है सीमेंट की 5 किलोमीटर दूर है। मैंने कास्टिंग करी यार्ड में, सीमेंट मुझे अप्लाई करना है 5 किलोमीटर दूर, लेके गए रास्ते में सेट हो गया, लो अच्छी बात है, यूज ही नहीं कर पाओगे तो अब बेकार बात है। तो वो डिपेंड कर जाता है रिक्वायरमेंट के साथ, इट डिपेंड्स अपॉन द रिक्वायरमेंट। तो ये इसका पहला काम है, क्विक सेटिंग प्रॉपर्टी इंपार्ट करेगा। नेक्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस, इट एक्ट्स एज अ फ्लक्स। इट एक्ट्स एज अ फ्लक्स and helps in reducing the clinkering temperature, and helps in reducing the clinkering temperature। और ये हेल्प करता है क्या रिड्यूस करने में? क्लिंकरिंग टेम्परेचर को रिड्यूस करने में हेल्प करता है। अब आप बोलोगे सर ये क्या है क्लिंकरिंग टेम्परेचर? क्लिंकिंग टेम्परेचर वो टेम्परेचर है जिसपे सीमेंट का क्लिंकर बनता है। क्लिंकर को बोलते हैं पार्टिकल। हाँ भाई देखो मैंने ही बोल दिया क्लिंकिंग टेम्परेचर क्या होता है, तो वही तो बता रहा हूं मैं। वही तो दूसरा आ गया फ्लक्स क्या होता है। अभी बोला शांति बना के रखो, मेरी बात खत्म हो जाएगी। मुझे नहीं लगता मेरी बात खत्म होने के बाद कोई डाउट बचेगा आपका। बस एक बार एक मतलब थोड़ा सा मतलब विनती है, मेरी बात सुन लो बस। जब मेरी बात खत्म हो जाए उसके बाद अपना डाउट पूछ लेना। तो मैंने लिखा इट एक्ट्स एज अ फ्लक्स which helps in reducing the clinkering temperature। तो क्लिंकरिंग टेम्परेचर वो टेम्परेचर होता है जिसमें सीमेंट का क्लिंकर बनता है। अभी क्लिंकर क्या होता है? यानी पार्टिकल बनता है। कितने टेम्परेचर पे बनता है? 1400 डिग्री सेल्सियस, 1600 डिग्री सेल्सियस, 1200 डिग्री सेल्सियस, ये टेम्परेचर है। तो ये वो टेम्परेचर है जहां पे सीमेंट के पार्टिकल बनते हैं। अब सीमेंट के पार्टिकल को टेक्निकली मैं क्लिंकर बोल देता हूं। क्लिंकर इज अ टेक्निकल टर्म गिवन टू द पार्टिकल्स। क्लियर है चीज? क्लियर है? तो एल्यूमिना उस टेम्परेचर को घटाने में हेल्प करता है जिसपे सीमेंट का पार्टिकल बनता है। इससे फायदा क्या मिला? इससे फायदा क्या मिला? इससे फायदा ये मिला फ्यूल कम हो गई। बिल्कुल सही बात। देखो इससे बताया विक्की ने, फ्यूल कम मतलब कॉस्ट कम लगेगी, फ्यूल बच जाएगा तो फायदा है, एडवांटेज है। फिर आप बोलोगे सर इसको तो मैं खूब लगाऊंगा, इसको मैं खूब लगाऊंगा तो फ्यूल कम लगेगा, पैसा बचेगा हमारा, लगा दो। देखो फिर क्या करेगा? फिर जैसे सीमेंट के अंदर पानी डालोगे तुम्हारे पानी डालते डालते सेट हो जाएगा। तो उसकी ड्रॉबैक भी है वो देखो पीछे लिखी हुई। तो इसलिए बैलेंस बना के रखा हुआ है हर चीज के अंदर, ना ज्यादा होना चाहिए ना कम होना चाहिए, नाइदर इट शुड बी मोर और लेस। क्लियर चीज? फ्लक्स का मतलब क्या होता है? एड। फ्लक्स मींस एड और हेल्प, कुछ भी बोल सकते हो। तो ये हेल्प की तरह काम करता है हमारे भैया। किसमें हेल्प की तरह काम करता है? क्लिंकरिंग टेम्परेचर घटाने में हमारी काम करता है। क्लियर है चीज? रिपीट करना है इसमें कुछ भी? कोई सा पॉइंट रिपीट करना उसमें किसमें? कम टेम्परेचर पे रिएक्शन करवा देगा, कम टेम्परेचर पे रिएक्शन करवा देगा, कम टेम्परेचर पे रिएक्शन करवा देगा। नेक्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस, नेक्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस, इफ इट इज एन एक्सेस, इफ इट इज एन एक्सेस। नोट्स के लिए परेशान मत होना, नोट्स भी मिल जाएंगे आपको। कि सर नोट्स नहीं बना पाए, लिख नहीं पाए, वो सारे नोट्स बने बनाए मिल जाएंगे। और आपके लिए मतलब सबसे बढ़िया बात, मेरी राइटिंग में नहीं होंगे। इफ इट इज एन एक्सेस, it weakens the cement. If it is an excess, it weakens the cement. अगर ये एक्सेस में हुआ, ये क्या करेगा? सीमेंट को वीक कर देगा। हैंड रिटन नोट्स, हाँ हैंड रिटन नोट्स ही होंगे, हाथ से लिखे हुए होंगे, बस मेरा हाथ नहीं होगा। तो इफ इट इज एन एक्सेस इट विल वीकन द सीमेंट। अब आप बोलोगे सर कैसे? हाउ इट विल वीकन द सीमेंट?
नोट्स कहां पर मिलेंगे? नेटफ्लिक्स पे। उसका सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा आपको अलग से। तो वहां पे अलग से कॉलम है मेरे नोट्स का, वहां से डाउनलोड कर लेना। सो इफ इट इज एन एक्सेस इट वीकन्स द सीमेंट। अब कैसे वीकन करता है सीमेंट को? हाउ इट वीकन्स द सीमेंट? ये जो एल्यूमिना है, ये जो एल्यूमिना है, जब पानी के साथ रिएक्ट करता है हीट इवॉल्व करता है, इट इवॉल्व्स द हीट। अब एक नई टेक्निकल टर्म आई है, ध्यान से सुनना, हीट ऑफ हाइड्रेशन। वापस पीछे जाते हैं। हाइड्रेशन क्या होती है? अब आप बोलोगे सर हीट ऑफ हाइड्रेशन तो बोल दिया, ये हाइड्रेशन क्या है? व्हाट इज बीइंग टर्म्ड एज हाइड्रेशन? तो इसको समझने की कोशिश करते हैं। पानी के साथ अगर रिएक्शन होती है उसको क्या बोलते हैं? हाइड्रेशन। कोई सा भी कंपाउंड अगर पानी के साथ रिएक्ट करे उस रिएक्शन को हाइड्रेशन बोल देते हैं। सीमेंट की जो रिएक्शन होती है पानी के साथ, यानी जो हाइड्रेशन रिएक्शन होती है, ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। दिखा रहा है हीट इवॉल्व हो रही है। इसका मतलब हाइड्रेशन के टाइम पे जब हीट इवॉल्व हो, उस हीट को मैं क्या बोलूंगा? हीट ऑफ हाइड्रेशन बोलूंगा। और उस हीट ऑफ हाइड्रेशन में इसका बड़ा बहुत हाथ होता है। मतलब ये बड़े परेशानी वाला कंपाउंड है, बहुत हीट इवॉल्व करता है। नहीं, जब ये पानी के साथ रिएक्ट करता है बहुत ज्यादा हीट इवॉल्व करता है। अरे भैया बहुत ज्यादा हीट इवॉल्व किया, क्या फर्क पड़ा? ये लो, हमारा सीमेंट पानी से रिएक्ट कर रहा है, एल्यूमिना ज्यादा है, हीट इवॉल्व हुई, हीट इवॉल्व हुई, रिएक्शन चल रही है अभी, पानी को वेपराइज करा देगा। तो उस हीट से पानी वेपराइज हो गया, जो पानी आपने डाल रखा था पानी वेपराइज हो गया। पानी ने वॉल्यूम घेर रखी थी, कुछ ना कुछ वॉल्यूम होगी। अब पानी वेपराइज हो गया, पानी चला गया, खाली जगह बच गई पीछे। उस खाली जगह को हम टेक्निकली बोल देते हैं क्रैक। तो जैसे ही पानी वेपराइज होगा इट विल लीड टू द डेवलपमेंट ऑफ क्रैक। क्रैक डेवलप हुआ, अभी तो लिखा था ये रहा, इट विल लीड टू डिसइंटीग्रेशन। आपका स्ट्रक्चर क्या कर जाएगा? डिसइंटीग्रेट कर जाएगा। तो आपके जो सीमेंट की है वो स्ट्रेंथ क्या करा देगा? कम करा देगा। इट विल रिड्यूस द स्ट्रेंथ ऑफ द सीमेंट। टूटे नहीं टूटे वो अलग बात है, वो तो डिपेंड करेगा लोड कितना लगा रहे हो। पर ये है कि आपकी सीमेंट की स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। अब ये क्रैक से है 5 मिनट, क्रैक से स्ट्रेंथ कैसे कम होती है वो भी बताया जा सकता है। चलो डायग्राम मेरा बना हुआ है, वो डिस्कस कर ही लेता हूँ इस मैकेनिज्म को भी। किसी भी कंपोनेंट में जो लोड ट्रांसफर होता है, जैसे एग्जांपल लिया मैंने, ये कॉलम बताया था मैंने, ये कॉलम बना हुआ है, तो मैंने ये कॉलम बनाया था, कॉलम के ऊपर लोड लगाया, कॉलम के ऊपर लोड लगाया आपने। अब कॉलम इस लोड को ट्रांसफर कैसे करता है? कॉलम इस लोड को ट्रांसफर करता है बाय अ मैकेनिज्म व्हिच इज टर्म्ड एज ग्रेन टू ग्रेन ट्रांसफर। तो हो सकता है नई चीज हो। अब ये सब बोलोगे सर ग्रेन टू ग्रेन ट्रांसफर क्या होता है? ग्रेन मतलब पार्टिकल। तो हमारे कंक्रीट का एक पार्टिकल इस लोड को ट्रांसफर करता है कंक्रीट के नीचे वाले पार्टिकल के ऊपर, नीचे वाला पार्टिकल ट्रांसफर करता है उस लोड को और नीचे वाले पार्टिकल के ऊपर, उसके नीचे वाला पार्टिकल ट्रांसफर करता है और नीचे वाले पार्टिकल के ऊपर। तो इसका नाम क्या रख दिया हमने अंग्रेजी में? ग्रेन टू ग्रेन ट्रांसफर। क्लियर है? रिपीट करना है इसमें तो कुछ भी। अरे इसका एक प्रैक्टिकल एग्जांपल भी है मेरे पास। सबने अपने अपने घरों में छत डलते हुए देखी होगी, सबने अपने अपने घरों में छत डलते हुए, एक रियल पिक्चर भेजना कोई इसकी, छत डलते हुए देखी होगी। वो देखा है कि वो जो पैन होता है जिसमें कंक्रीट डाला जाता है, वो लेबर ट्रेन बना के खड़ी रहती है। वो एक एक जो पैन होता है दूसरे को देता है, दूसरा तीसरे को देता है, तीसरा चौथे को देता है, और पैन पहुंच जाता है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे। देखा होगा ये आपने प्रोसेस। तो ये तरीका होता है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ कंक्रीट का, करेंगे कंक्रीट के अंदर। इट इज टर्म्ड एज ट्रांसपोर्टेशन ऑफ कंक्रीट, मैनुअल ट्रांसपोर्टेशन। तो हुआ क्या, उस पैन का जो लोड था पहले एक लेबर कैरी कर रहा था, फिर दूसरे के ऊपर, फिर तीसरे के ऊपर, फिर चौथे के ऊपर, फिर पांचवे के ऊपर। सेम कहानी यहां पर है। क्लियर है चीज? जब वो पैन एक लेबर से दूसरे लेबर के पास गया, पैन के वेट में क्या फर्क आया? पैन के वेट में क्या फर्क आया? कोई फर्क नहीं आएगा। तो जब ये लोड ट्रांसफर हो रहा है, लोड के मैग्नीट्यूड में क्या फर्क पड़ा? कोई फर्क नहीं पड़ा। अब जरा चेक करो, जहां पर क्रैक आ गया इसका मतलब वहां पर कंक्रीट नहीं है, यानी कंक्रीट का पार्टिकल नहीं है। यानी जहां पर क्रैक आया वहां पर एरिया क्या हो गया? कम हो गया। एरिया कम हो गया लोड के ट्रांसफर होने का। लोड की वैल्यू बढ़ जाएगी कम हो जाएगी? जहां पर क्रैक डेवलप हो गया लोड के ट्रांसफर होने का, वहां पर लोड बढ़ जाएगा कम हो जाएगा? ये देखो भाई जवाब देखना इन सबके, ये देखो जवाब जो इनके, इंक्रीज हो जाएगा। अरे लोड उतना ही रहेगा, लोड चेंज नहीं होगा, एरिया कम हो जाएगा। अगर एरिया कम हो जाएगा, हमारी स्ट्रेस होती है लोड बाय एरिया, एरिया कम हो गई मतलब स्ट्रेस क्या कर गई? बढ़ गई। इसका मतलब कॉलम के पूरे सेक्शन में सबसे ज्यादा स्ट्रेस कहां मिलेगी आपको? लोड वही, पर स्ट्रेस वेरी कर रही है।
तो सबसे ज्यादा स्ट्रेस कहां मिलेगी? जहां सबसे कम एरिया हो, और सबसे कम एरिया कहां पर है? क्रैक वाले सेक्शन में है। इसका मतलब अगर आपके कॉलम के अंदर स्ट्रेस अगर स्ट्रेंथ से ज्यादा हो जाता है, ये कहां पर होगा? क्रैक वाले सेक्शन में ही होगा। तो क्रैक ने आपने क्या किया? क्रैक ने आपके कॉलम की स्ट्रेंथ को घटा दिया। अगर ये क्रैक नहीं होता तो ये ज्यादा स्ट्रेस बेयर कर जाता, इट वुड हैव बेयर्ड मोर स्ट्रेस। तो इसीलिए क्रैक से हम क्या बोलते हैं? स्ट्रेंथ कम हो जाती है। तो वो मैकेनिज्म ही बता दिया आपको, हाउ क्रैक लीड्स टू द डेवलपमेंट ऑफ और रिडक्शन ऑफ द स्ट्रेंथ। क्लियर है? तो देखो पीछे एक जना बोल रहा था, सर धीरे धीरे बोलो। देखो फिर से एग्जांपल देता हूँ, बता था ना भी कबूतर वाला एग्जांपल, फिर से एग्जांपल देता हूँ मैं। एग्जांपल वो देता हूँ जो रिलेट कर पाओ आप, ताकि दिमाग में एक चीज बैठ जाए। अभी उसने क्या बोला? सर धीरे बोलो। इसको ऐसे समझते हैं कि मेरा मैच है ऑस्ट्रेलिया के साथ, मेरा मैच है ऑस्ट्रेलिया के साथ। अब मैं नया नया सीखने गया क्रिकेट, कोच ने मेरे को एक फास्ट बॉल कराई, पहली बॉल पे बोल्ड कर दिया। ये कोच को क्या बोलता है? सर धीरे धीरे बॉल कराओ। ये अपने कोच को क्या बोलता है? सर मैं तो आउट हो गया, धीरे धीरे बॉल कराओ, मैं तो धीरे खेलूंगा। भाई मैं धीरे नहीं कराऊंगा, मैं वैसे कराऊंगा जिससे आप मैच जीतो। आपको तेज खेलना सीखना है। तो अभी आपने यही किया था कि सर नहीं धीरे बॉल कराओ, धीरे। मैंने स्पिन बॉल कराई, बोल्ड हो गया। बोलता सर स्पिन मत कराओ, सर सीधी सीधी कराओ, सीधी सीधी, सर सीधी सीधी बॉल कराओ। तो मैं सीधी सीधी बॉल नहीं कराऊंगा, अगर ये बोलोगे मैं और ज्यादा स्पिन कराऊंगा, क्योंकि मेरे को ये पता चल गया इसको स्पिन खेलने नहीं आती। तो मेरे को तो सिखानी है ना आपको स्पिन खेलना। क्लियर है? क्योंकि मैं तो धीरे कर दूंगा यहां पे, मैं यहां पे धीरे करूंगा, पेपर में धीरे कौन करेगा? पेपर में तेज तेज करना है, तेज तेज सवाल पढ़ना है, तेज तेज समझना है, तेज तेज लिखना है, और तेज तेज सिलेक्शन होके अपने घर पे जाना है। चले आगे? चलो अब तो टाइम ही हो गया। बाकी कल करते हैं, रेस्ट विल डिस्कस टुमारो। अभी दूसरी क्लास है, 8:30 बज गए, 9 बजे। चलिए, थैंक यू एवरीवन। हेलो। हाँ जी अमित जी। आवाज आ रहा है सर? बिल्कुल बिल्कुल आ रहा है। प्रणाम सर। हाँ जी प्रणाम। सर हम पूछ रहे थे कि सिर्फ आप इस कैटेगरी में बिल्डिंग मटेरियल ही पढ़ाइएगा सर, और भी सब्जेक्ट पढ़ना था सर आपसे। बजट नहीं है इतना अकेडमी का। सर आप इस कैटेगरी में और भी सब्जेक्ट पढ़ा दीजिए सर। बता तो दिया तुम्हें, एग्जैक्ट रीजन बता दिया तुम्हें मैंने। बजट ही नहीं है इतना अकेडमी का, मैं तो पढ़ा दूं। अब मेरा बजट नहीं है सर कि गेटीएससी का बताओ सब्सक्रिप्शन क्या ले लूं। करूंगा इसके अंदर फिर? बहुत महंगा है सब्सक्रिप्शन सर गेटीएससी का। तुम्हें सब कुछ फ्री में पढ़ा तो रखा है, यूट्यूब पे नहीं सब कुछ सर, पढ़ा रखा है, यूट्यूब पे सब पढ़ा रखा है फ्री में। यूट्यूब पे बहुत सारा कंटेंट नहीं भी मिल रहा है सर। मेरा सारा कंटेंट होता है, मेरे जो भी यूट्यूब पे होगा, प्लस पे होगा, स्पेशल पे होगा, सब सेम होगा। इस कैटेगरी में भी पढ़ा दिए सर स्ट्रक्चर वगैरह सर, मैं मना उसमें थोड़ी कर बहुत रहा हूँ दिक्कत पढ़ाने है। को, मैं तो पढ़ा दूं। मैं नहीं मना कर रहा हूँ, मैं पढ़ा दूंगा। पढ़ा रहा हूँ ना, बीएमसी भी तो करा रहा हूँ। बाकी कराने में क्या फर्क पड़ेगा? सो हमारा स्ट्रक्चर में बहुत सब दिक्कत पढ़ा है दूंगा मैं। तुम बोलो अनअकैडमी वालों को, मैं सब पढ़ा दूंगा। तो आपके इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मेरे पास नहीं है, अनअकैडमी वालों के पास है। अब तो टीम से मैं ही बोल बात करना हाँ, पड़ेगा क्योंकि सर। अगर मैं बोलूंगा भी ना उनको, वो नहीं बोलूंगा, मना कर देंगे, तो मैं क्लास वही लगाते हैं, मैं कैसे आगे पढ़ाऊंगा? तो ऑप्शन क्या बचता है फिर? यूट्यूब पे क्लास ले लो, वो फ्री क्लास होती है। तो वहां पर तो मैंने क्लास ले ही रखी है, सेम चीज करा रखी है वहां पे मैंने, तो फ्री में करा रखा है। भाई ये बोला कभी फ्री में सेवा भी दीजिए, भाई मेरे जितना मैंने फ्री में करा रखा होगा ना, पूरे इंडिया में किसी ने नहीं करा होगा फ्री में। वो मुझे बोल रहा है फ्री में करा दो। सारे सब्जेक्ट करा रखे हैं मैंने फ्री में भी, यूट्यूब पे देख लो, सेम कंटेंट मिलेगा।
सर मैंने खोजा सर फ्लूइड मैकेनिक्स, लेकिन फ्लूइड मैकेनिक्स का पूरा कंटेंट नहीं मिला। एफएम नहीं कराई है मैंने अभी, जैसे एफएम अभी फ्लूइड हुई नहीं मैकेनिक्स मैंने खोजा। है, एफएम अभी नहीं हुई है, क्योंकि प्रैक्टिकली टाइम भी होना चाहिए ना। आज मेरी ये मेरे ख्याल से अभी 9 घंटा है मेरा, अभी है 9 घंटे क्लास ले चुका हूँ सुबह से, अभी इसके बाद और 2 घंटे क्लास है, तो अब और का टाइम कहाँ से लाऊंगा इसके बाद। फ्लूइड्स हमारा स्ट्रक्चर का इस कैटेगरी में बहुत बुरा हाल है सर। ठीक है, वो उस पे करा दूंगा, यूट्यूब पे करा दूंगा, यहाँ पर तो कराने नहीं देंगे ना, तो मैं रीजन बता दिया, एग्जैक्ट रीजन बनाया बिना मैंने बात को घुमाए फिराए। यस सर, ये यूट्यूब मेरा पे ही reason करा दीजिए सर। है। तो वो वहाँ करा दूंगा, स्पेशल क्लास में या वहां पर करा दूंगा। ठीक है सर, थैंक यू सर।